नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राम पाटिल और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपके फैमिली में से कोई भी किसी को भी कैंसर है या उनको रेडिएशन, कीमोथेरेपी या सर्जरी ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। बहुत बार हम इस टॉपिक को नज़रअंदाज करते हैं, हमें लगता है ट्रीटमेंट ही सारा है, लेकिन अक्सर ये पाया गया है कि ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा कई बार न्यूट्रिशन अच्छे से ना होने की वजह से पेशेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता और उसको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो आप खुद यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जिससे कि पेशेंट का इम्यूनिटी अच्छा हो, रिकवरी फास्ट हो और स्ट्रेंथ अच्छी रहे। कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए और उसके फैमिली के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। इस दौरान पेशेंट को बहुत बार खाने का मन नहीं करता है, नौशिया या उल्टी जैसा होता है, कभी कभी डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, कभी कभी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जीआई या पेट में गड़बड़ी हो जाती है। तो इस समय पे अच्छा सही न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिए, मेडिसिन हमेशा पेशेंट के बीमारी पे काम करती है, लेकिन न्यूट्रिशन या डाइट पेशेंट को हेल्दी बनाता है। फूड को हम अक्सर बस एक एनर्जी का सोर्स या फ्यूल करके कंसिडर करते हैं, लेकिन फूड इज़ मोर देन दैट। फूड के कई सारे रोल होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ बढ़ाना, इम्यूनिटी करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, रिकवरी होना, रिपेयर होना, इन सब चीज़ों के लिए भी न्यूट्रिशन का एक अहम किरदार या रोल रहता है। और अगर हम बात करें कैंसर पेशेंट की, तो कैंसर इटसेल्फ इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी। कैंसर पेशेंट के लिए बहुत बार बहुत दिक्कतें आती है न्यूट्रिशन को लेके। एक तो क्लियर कट आइडिया नहीं होती कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऊपर से ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नौशिया या उल्टी आना, उसके बाद में पेट में गड़बड़ी या जीआई डिस्टर्बेंसेस, भूख ना लगना, टेस्ट ना लगना, स्वाद ना आना। ये सभी चीज़ों के कारण बहुत बार ये होता है कि पेशेंट खाना ठीक से नहीं खाता, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहता, उसके वजह से कई सारे दिक्कतें आती है, जैसे कि हीलिंग प्रॉपरली ना होना, वीकनेस आ जाना, उसके बाद मसल जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाना और ओवरऑल पेशेंट का स्टैमिना या स्ट्रेंथ कम हो जाना। ये कई सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करते हैं। वैसे तो न्यूट्रिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको बहुत सी सिंपल, प्रैक्टिकल, यूज़फुल टिप्स बताऊंगा जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं और आपके पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखिए, मेडिसिन या ट्रीटमेंट आपके पेशेंट के डिसीज़ को ठीक कर सकती है, लेकिन आपके पेशेंट को अगर हेल्दी बनाना है तो उसके लिए डाइट या न्यूट्रिशन ही बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोटीन पे। प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोटीन की मात्रा इंडियन डाइट में काफ़ी कम होती है और पेशेंट को रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा। प्रोटीन से काम क्या होता है? प्रोटीन एक अपने बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है, प्रोटीन से रिपेयर होता है। और कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट के कई सारे टिश्यूज़, मसल से ब्रेकडाउन होते हैं और उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन से इम्यूनिटी भी आती है, प्रोटीन से ही इन्फेक्शन को फाइट होने की ताकत आती है। तो प्रोटीन इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेंगे? अगर आप वेजिटेरियन हो तो हमें बहुत सारी दालें होती है, उसके बाद में राजमा, सोयाबीन, मशरूम, ये चीज़ों से मिल सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, इस सब से भी प्रोटीन की अच्छी क्वांटिटी हमें मिलती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे, फिश और लीन चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर देने की भी सलाह लेते हैं, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट्स अगर आप यूज़ करते हो तो उसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना ज़रूरी है। तो अब अगला टॉपिक है फैट्स। फैट्स सुन के बहुत से लोग डर जाते हैं कि फैट्स अनहेल्दी, ऐसा बहुत से लोगों का बिलीव रहता है, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि फैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फैट से क्या होता है? इट इज़ अ कंडेंस सोर्स ऑफ एनर्जी। कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी फैट्स इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, वो सिर्फ और सिर्फ फैट में ही डिजॉल्व होते हैं। अगर आप फैट का इंटेक नहीं है तो इन सब विटामिन की भी डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। दैट्स वाई फैट सही क्वांटिटी में लेना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं अच्छे फैट के सोर्सेज क्या क्या है। सबको पता है देसी घी एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद में जो आमतौर पे इंडियन कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे सैफलॉर हो गया या कुसुम का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, ये सभी अच्छे सोर्सेस हैं। उसके बारे में काफ़ी सारे नट्स या सीड्स, जैसे फ्लैक्स सीड, जिसको जवस कहते हैं मराठी में,
उसके बाद पम्पकिन सीड्स, ये भी अच्छे सोर्सेस है। अखरोट भी अच्छा सोर्स है। उसके बाद में फैटी फिशेस जैसे कि रावस, बांगड़ा, ये फिशेस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए फ़ैट में। तो फैट में अवॉइड करने जैसी चीज़ें, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर डीप फ्राइड हो तो वो ऑयल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। चाहे वो आप सनफ्लावर का ऑयल यूज़ करो, लेकिन आप उसको डीप फ्राई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। सेकेंडली, कोई भी चीज़ अगर आप पैकेटेड है तो पैकेटेड में अच्छे फैट्स नहीं होते हैं, उसमें काफ़ी सारे ट्रांस फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। उसके वजह से इन्फ्लामेशन या सूजन बढ़ जाती है, तो ये सेवन नहीं करना चाहिए। अगला पोषण तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। कार्ब्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। बहुत लोग ये मानते हैं कि कार्ब्स तो अच्छे नहीं हैं, तो कार्ब्स लेते ही नहीं हैं। कभी कभी कीटो डाइट करके भी डाइट आ रहा है आजकल, जिसमें कार्ब्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते या लो कार्ब्स यूज़ करते हैं। तो ऐसा डाइट काफ़ी रिस्की होता है और विदाउट मेडिकल सुपरविजन ये नहीं लेना चाहिए। कार्ब्स के यूज़ क्या होंगे? कार्ब्स मेनली एनर्जी सोर्स है। अगर आप कार्ब्स नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी कार्ब्स के जगह पे प्रोटीन को अपना एनर्जी सोर्स बना लेगी और आपको प्रोटीन का यूज़ नहीं होगा। इसलिए कार्ब्स भी सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। तो अच्छे कार्ब्स क्या होते हैं? अच्छे कार्ब्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसका डाइजेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है और टाइम लेता है, और उसके वजह से एक सस्टेन एनर्जी मिलती है अपने को। जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन पूरे टाइम के लिए एनर्जी मिलती रहेगी, आपको अच्छा फील होगा। तो ऐसे कार्ब्स कौन से हैं? तो पूरे गेहूं की या साबुत अनाज की रोटी, मिलेट्स की रोटी, उसके बाद में राइस खा रहे हो तो ब्राउन राइस खाइएगा, उसके बाद में ओट्स भी ले सकते हैं आप। तो ये सब अच्छे कार्ब्स हैं। तो क्या नहीं खाना चाहिए? जो प्रोसेस्ड है, जैसे प्रोसेस्ड राइस हो गया, पास्ता हो गया, ये चीज़ें, और जो सिंपल शुगर से, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे, विच इज़ फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फाइटोकेमिकल्स। तो फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? ये हमारे कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली हमारे सब्जियों में, फलों में मौजूद रहते हैं, जिसके वजह से हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद मिलते हैं। अलग अलग फलों को और सब्जियों को अलग अलग कलर दिखने मिलते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइटोन्यूट्रिएंट में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब अपने बॉडी में अगर रिपेयर का काम चल रहा है तो उसको मदद करते हैं। अगेन इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स रहते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? तो सिंपल है, आप बाकी ज़्यादा मत सोचिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा डाइट हमेशा रंगीन होना चाहिए। हम इसको रेनबो डाइट बोलते हैं, मतलब सब तरीके का स्वाद और सब तरीके का रंग अपने डाइट में होने चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी फूड की तरफ। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब फूड जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस नहीं करने देता है। तो इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है कैंसर होने के पीछे और कई अन्य बीमारियों के पीछे। तो हमें फूड ऐसा लेना चाहिए जिससे कि इन्फ्लामेशन ना हो, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी हो। तो ऐसे फूड कहाँ से मिलेंगे? तो कुछ स्पाइसेस इंडियन फूड में नेचुरली मौजूद होते हैं। टर्मरिक एक नेचुरली ऑकरिंग बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी फूड का सोर्स है, जो रेगुलरली अपने डाइट में यूज़ किया जाता है। उसमें करक्यूमिन करके एक तत्व पाया जाता है, विच इज़ वेरी नाइस एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। अगर इसका सेवन हम काली मिर्च के साथ करते हैं और उसके साथ देसी घी यूज़ करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगेन लहसुन, उसके बाद में जिंजर या अदरक बोलेंगे हम लोग को, उसमें भी काफ़ी सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, तो इसका भी यूज़ हमें करना चाहिए। उसके बाद में ब्रोकली, क्रूसीफरस वेजिटेबल जो होते हैं, ब्रोकली या गोभी, ये भी अपने खाने चाहिए। उसमें भी काफ़ी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद में बेरीज करके आते हैं या नेचुरली ऑकरिंग जो फ्रूट्स होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं, तो इसका भी सेवन हमें रेगुलरली करना चाहिए। तो अब तक हमने काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे भूल रहे हैं, वो है पानी। बहुत सारे पेशेंट्स को ये शिकायत रहती है कि उनको थकावट महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनको ट्रीटमेंट की वजह से काफ़ी बार डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी कम होना ये हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल है, पानी पीते रहना चाहिए। जब भी पॉसिबल है सिप्स ऑफ वाटर लेते रहने चाहिए। अगर
पानी पीने में दिक्कत आ रही है या ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं हो रहा है तो आप कई अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी है, कोई टी में से यूज़ कर सकते हैं या कोई जूसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होममेड होने चाहिए और उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए। तो हमने अब तक देखा कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पानी के बारे में, लेकिन ये सब के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि अपनी गट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, तभी अपने शरीर को इसका यूज़ होगा। अगर गट ठीक नहीं है तो कितना भी आप डाइट अच्छा करो या न्यूट्रिशन अच्छा लो, लेकिन उसका सही पोषण नहीं मिलेगा। तो गट अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वन इज़ प्रोबायोटिक, यानी कुछ हेल्दी या अच्छे बैक्टीरियाज, और प्रीबायोटिक यानी प्रोबायोटिक्स को हेल्प करने वाले या अच्छे बैक्टीरियाज को ग्रो करने वाले सब्सटेंसेस। पहले जानते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। तो प्रोबायोटिक्स किस में मिलते हैं? प्रोबायोटिक्स अपने मिलते हैं दही से या कर्ड से, बटर मिल्क या छाछ जिसे बोलते हैं, उसमें भी कई तरह के प्रोबायोटिक्स या गुड बैक्टीरियाज होते हैं। उसके बाद में नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं कि कांजी लेते हैं, तो कांजी में भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स या गुड बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। उसके बाद में होममेड अगर पिकल है तो वो भी एक अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक का। बेसिकली प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरियाज ये क्या काम करते हैं? ये अपना डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, बहुत सारे विटामिन्स ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में ये अपना डिफेंस मैकेनिज़्म या इम्यूनिटी में सुधार लाते हैं और इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने कैंसर के लिए भी और कई सारे बीमारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक यानी प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होने के लिए या ग्रो होने के लिए लगने वाले सब्सटेंसेस, यानी सिंपल लैंग्वेज में हम उसको फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर्स कहाँ से मिलेंगे? तो सिंपली जो सलाद में यूज़ करते हैं वो चीज़ें, जैसे खीरा, चुकंदर और कई सारे फ्रूट्स जैसे केला, सेब, ये सारे में फाइबर्स की मात्रा काफ़ी इसमें रहती है। अभी हमने देखा कि कैंसर की ट्रीटमेंट काफ़ी चैलेंजिंग और मुश्किल रहती है, लेकिन अगर सही डाइट हो तो ये जर्नी काफ़ी मैनेजेबल हो जाती है। सही डाइट ना कि आपका स्वास्थ्य या हेल्दी रखता है, बल्कि आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में काफ़ी उसका योगदान रहता है। आप अच्छे से ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी रिकवरी जल्दी हो सकती है, आप अपना जीवन वापस से शुरू कर सकते हैं। और आपको अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।